ओके मालिक, हेलो हेलो हेलो। चलो, यस। ओके मालिक, सो गुड इवनिंग मालिक। अबे इसमें दिख नहीं रहा बे। आएगा, हाँ आएगा आएगा आएगा। सही है सही है, आ गया आ गया। ओके मालिक, सो गुड इवनिंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। बढ़िया मालिक, बढ़िया। बहुत अच्छा, बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। ओके, सीटी मत मारिए, सीटी मार के यार अपना कैरेक्टर खराब मत करिए। ओके सर, थोड़े इथिकल देखो, वापस सीटी मार रहे हैं। ओके सर, अच्छा है, जब तक सटकी नहीं है तब तक ठीक है बेटा बेटा, बट सीटी मत मार, अच्छा नहीं बात है, अच्छी बात नहीं है बेटा। ऐसा नॉट गुड मैन। ऑलवेज। सो मालिक, स्पाइडरमैन है भाई मैडम, ऐसा मार्वल फैन। तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, तोड़मैन। ओके, बढ़िया। हाँ, तो बढ़िया। तो मालिक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या चालू किया था अपन ने, एक बार फटाफट रिपीट मारिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ क्या क्या करने का, डेवलपिंग ए स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting strategy, implementing strategy, and evaluating and taking corrective actions. Okay, ये वो आपका एसएम का डेफिनेशन। एसएम प्रोसेस को अपन थोड़ी देर पार्किंग लॉट में डालते हैं, ठीक है, पर मैंने आपको बस लिंक करने के लिए बताया था। कल मैंने आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बताया। एक कॉन्सेप्ट था आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, शायद आपको याद होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब मैं इंडस्ट्री में सबसे तोड़ कमा रहा हूं, लेकिन अपन ऐसे इंडस्ट्री में तोड़ कमा रहे कैसे मालूम पड़ेगा, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। क्या हमें कल समझा कि इंडस्ट्री एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके क्या हम एग्जांपल, अगर मेरा 70% है, क्या मैं 70% वाला वो 1%, 2% उनको भी कंसिडर करेगा? नहीं। तो मेरे लिए जिस किस तरह से एवरेज निकाला जाता है, ये मेरे को कंसिडर बरोबर करना होता है। यानी आगे के इसमें, जैसे ही आप आगे के चैप्टर में जाओगे और वहां पर मैं बोला इंडस्ट्री एवरेज निकालना मुझे, तो आप याद रखिए इंडस्ट्री एवरेज निकालते वक्त आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई यार हम 4 टोटल डिवाइड करेंगे, 100/4 करेंगे। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इट कैन ऑल्सो कम एज 100/3 और इट कैन कम ऑल्सो 100/2। ओके, इंडस्ट्री एवरेज वैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, उसी के लिए तो साला सब मर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने के लिए क्या आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? आंसर इज यस। लेकिन खाली कॉम्पिटेंसी होना काफी है क्या? नहीं। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कल कुछ चीजें समझाई थी, जिसको एंड किया था, जिसको अपन थोड़ा सा और एलोबरेटेड वे में देखते हैं, और जिसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे जाता हूं, जिसके बाद फिर अपन टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में जाते हैं। टेक्स्ट बुक की सारी चीजें अपन एक बार अपडेट करते हैं, टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करते हैं, कौन से कीवर्ड्स अपने को चाहिए वो उस हिसाब से याद रखते हैं मालिक। तो सारी आत्मा मेरे साथ रही है। ओके, सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए, कॉम्पिटेंसी अगर मेरे पास भी है, प्रशांत सर के पास भी है, ओके, और विनोद सर के पास भी है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्पिटेंसी। ओके, कॉम्पिटेंसी मतलब सबके पास है। ओके, यानी मेरे साथ जो जो इंडस्ट्री में प्ले कर रहे होंगे उसके साथ भी है, उनके पास भी है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। ओके, जितने चार्टेड अकाउंटेंट है, एवरी चार्टेड अकाउंटेंट इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डू द वर्क ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, बट ओनली फ्यू ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स विल बी ए तोड़ सक्सेसफुल। आई एम नॉट बेल्ट कि बाकी बहुत सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन तोड़ सक्सेसफुल। तोड़ सक्सेसफुल बोला मतलब कौन सा एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मेरा क्वेश्चन है फिर, उस चार्टेड अकाउंटेंट के पास तो कुछ तो ऐसा यूनिक होगा ना रे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। पहला पॉइंट आप ये समझिए, कोर कॉम्पिटेंसी जब मैं कल बता रहा था, आप ये चीज एग्जैक्टली दिमाग में तोड़ बिठा के रखिए। कोर कॉम्पिटेंसी जब मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि अमित तादर कॉन्सेप्चुअली बहुत भारी पड़ाता है, ये कॉम्पिटेंसी होगी, कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी। कोर कॉम्पिटेंसी 5
या 5 और मैक्स टू मैक्स 15, कितना बोला मैंने? 5 और 15, 5 और 15 में से कहीं पर भी बीच लाइन करिए, ये ऐसी कुछ यूनिक चीजें हैं, उसको हम मिलाएंगे तो कोर कॉम्पिटेंसी बोली जाएगी। अब ये 5 या 15 यूनिक चीजें क्या है, इसको आप समझिए। ओके, व्हेन आई से अबाउट कोर कॉम्पिटेंसी, लिसन केयरफुली। ओके, एवरीवन सी, मतलब अंडरस्टैंड दिस लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, और मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे को दो चीज एकदम क्लियर चाहिए। एक तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए अनडाउटफुली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को समझना जरूरी है, मेरे को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना जरूरी है, मेरे को थियोरेटिकली बुक के हिसाब से कॉन्सेप्ट भी कवर करना है भाई, बात खत्म। तो मैं जब बोल रहा हूं 5 से 15 कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरे को कोर कॉम्पिटेंसी आती है, इसका मतलब क्या? ओके, अगर मेरे पास भी और मेरे कॉम्पिटिटर के पास भी है तो हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी है। लेकिन जो चीज सिर्फ मेरे पास है और मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तब जाके मैं इसको बोलता हूं कोर कॉम्पिटेंसी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं मेरे और कॉम्पिटिटर के बीच में सिर्फ एक ही चीज बहुत अलग है, मतलब मेरे पास वो एक ही चीज बहुत बेहतर है, बाकी सब चीजें बेहतर नहीं है, कहीं पर भी मैं नहीं बोल सकता ये कोर कॉम्पिटेंसी होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंसी। आपको कोर कॉम्पिटेंसी चाहिए तो आपको एक फैक्टर, दो फैक्टर से काम नहीं चलेगा, कम से कम कितने चाहिए? 5। कुछ समझ में आया? एंड 5 इज नॉट यूनिकनेस ऑफ ओनली वन पर्सन, इट शुड बी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डोमिनो पिज्जा में अगर एक कुक होता जो बहुत भारी बना सकता था पिज्जा, अगर वो बंदे की वजह से ही पिज्जा भारी बनता, तो मैं आपको बता रहा हूं वो डोमिनोज के पास कॉम्पिटेंसी होती, पर कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती। आज डोमिनोज के पास कॉन्सेप्ट क्या है, उधर कोई भी कुक ज्वाइन करे, सपोज कल मैं बनता हूं कुक वहां पर, तो मैं जो पिज्जा बनाऊंगा क्या उसका टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे डोमिनोज का आता है? इसका मतलब डोमिनो वाले के पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। आप ये समझने की कोशिश करो। आप इमेजिन करो ना, एप्पल जो फोन ऐसा एकदम तोड़ भारी फोन निकाल रहा है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर वहां पर कोई अकेला बंदा ऐसा फोन निकाल रहा था, वो अकेला अपना कितना मार्च करेगा? ओके, अकेला भाई मैं अकेला निकल रहा, मां कसम साला मैं छोड़ के जाएगा एप्पल को, चल निकल रहा। एप्पल आज ये बोल सकता है तेरे को निकलना है, निकल, कल दूसरा आएगा। मेरे पास, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। आपको यह समझना जरूरी है। बहुत बार प्रॉब्लम यह है कि आप में से कोई लोग इसी प्रॉब्लम में अटक जाएंगे और मुझसे ये डिबेट करेंगे, सर अगर एक बंदे के पास एक ऐसा पर्सन है जो बहुत भारी है, वो कोर कॉम्पिटेंसी मानेंगे। मैं उसमें डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं अगर एक पर्सन बहुत भारी है वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी के मामले में आएगा, लेकिन वो कॉम्पिटेंसी एक पर्सन की होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन, देन इट विल बी ए कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, अब क्वेश्चन ये है, मेरे पास कुछ बहुत बेहतर है, तुम्हारे पास बेहतर नहीं है, तब जाके कोर कॉम्पिटेंसी होगी। अच्छा, मैं भी पिज्जा बना सकता हूं, आप भी पिज्जा बना सकते हो, तो हमारे दोनों के पास क्या है? लेकिन मेरे जैसा पिज्जा आप नहीं बना सकते। ओके, मेरे जैसे डिलीवरी आप नहीं कर सकते, मेरे जैसा टाइम पे। ओके, स्टेटस बताना कि मेरा पिज्जा भी ओवन में गया है, ओवन से बाहर आया है, ओवन से बाहर में हाथों में गया है, हाथों से स्कूटर में गया है, ये भी बता पा रहा हूं मैं। ओके, ये आप नहीं बता पाओगे, इसका मतलब मेरे पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। यानी आप समझो, डोमिनोज का खाली चीज फ्लेवर से मजा नहीं आ रहा है, डोमिनोज का चीज फ्लेवर 30 मिनट में डिलीवरी। और स्टेटस मेरे को, अरे आप इमेजिन करो एक फ्रेमवर्क लो, यानी जब मैं पिज्जा का ऑर्डर करता हूं और मेरे को मालूम पड़ता है अरे मां कसम ओवन में गया है, फील फैक्टर, अरे अभी ओवन, वो बाहर निकल, ये देते हो। ओके, क्या रीजन है वो सब देने का? इट इज क्रिएटिंग ए क्यूरियोसिटी विद इन अ पर्सन, अरे मां कसम मजा आ रहा है, अभी पिज्जा आएगा, माइंडसेट आता है ना, वो क्रिएट करना। ओके, अब ये सब मिलाकर क्या बनती है? कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, क्या सर डोमिनोज से मैंने पिज्जा ऑर्डर किया तो क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूं मालिक? क्या मैं कैश में भी पे कर सकता हूं? डेफिनेटली, दे आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो देयर कोर कॉम्पिटेंसी। क्योंकि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो बोलते हैं हम लोग खाली इसमें ही लेंगे, हम खाली यूपीआई लेंगे, हम खाली भाई कार्ड से ही पेमेंट करेंगे, हम खाली कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। आइदर ऑफ इट, जो जितना ज्यादा बेहतर करेगा उसके पास क्या आएगी मालिक? कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, अब सवाल उठता है कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से क्या आएगा? मैं वापस बोल रहा हूं, मैं एसएम में हूं, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिलेबस में हूं, मैं कोई और पंचायती सिलेबस में नहीं हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप बिठाते जाइए। मैं बोल रहा हूं कोर कॉम्पिटेंसी अगर अमित तातिर के पास है, मेरा पहला पॉइंट, अगर अमित तातिर के पास एक यूनिक चीज है, क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी है? नहीं। हाँ, क्या ये कॉम्पिटेंसी बोलोगे? तो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए क्या बोलना होगा आपको? 5 से 15। अब मेरा क्वेश्चन है, 5 से 15 अमित तातिर के फीचर है खाली, तो ये कोर कॉम्पिटेंसी। तो ये 5 से 15 किसका होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का।
यानी कल अगर अमित ताते ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, ओके, ऑर्गेनाइजेशन को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, देन ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट मालिक? मालिक, अगर एक आदमी चले जाने से ऑर्गेनाइजेशन की दुखद घटना हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास वो कोर कॉम्पिटेंसी थी ही नहीं। क्योंकि अगर वो कोर कॉम्पिटेंसी थी, अगर आप सोच रहे हो ऐसा, आप इमेजिन करो, मेरे को बताओ, कोई कंप्यूटर आसानी से तो उस आदमी को एक्स्ट्रा पेमेंट करके उठा सकता है ना मालिक? तो भाई, पर ये पॉइंट है। तो सर ऐसा फिर इसका मतलब कोई आदमी बहुत बेहतर कर रहा होगा, वो जो आदमी बहुत बेहतर कर रहा होगा, ओके, एग्जांपल मैं बहुत अभी बेहतर कर रहा हूं, तो शायद वी स्मार्ट, ओके, या एक्सपर्ट, या विनोद सर की बात करें, विनोद सर बोलेंगे अमित ताते तू जाना नहीं चाहिए, मेरे पास से तू जाना नहीं चाहिए, ठीक है सर, ओके। तो अब विनोद सर के पास खाली अमित ताते कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, अमित ताते, प्रशांत साडा, विनोद रेड्डी, ओके, भाई साहब, विशाल सर, ये सब मिला के क्या बन रही है? कोर कॉम्पिटेंसी टू कम्पीट इन द मार्केट, एंड ही इज गेटिंग एन एडवांटेज ऑन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट। अपन एक डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अब सवाल उठता है, क्या मुझे कोई कंप्यूटर ऑफर नहीं कर सकता? कोई कंप्यूटर ऑफर नहीं कर सकता? तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूं फिर? ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई नाम ले रहे हो, नाम लेने में मैं कोई टेंशन नहीं है, ओके, कोई भी कंप्यूटर है, मेरा क्वेश्चन है, ओके, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? ओके, एक आंसर है एथिक्स। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, लॉयल्टी। किसकी लॉयल्टी? मेरी लॉयल्टी है। अच्छा, मैं किसी कंप्यूटर के पास गया तो क्या लॉयल्टी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं 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 नहीं। और मेरे को बताओ, क्या विनोद सर के लिए हैम्पर हो सकता है? तो विनोद सर क्या इंश्योर कर रहे हैं? देखो, मैं वापस बताऊं, एज ए ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी में मैं एक छोटा रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन वो छोटा रोल अगर हिल गया तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपैक्ट होगा? तो विनोद सर ने क्या इंश्योर करना चाहिए? विनोद सर ने क्या इंश्योर करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, इथिक्स का डिस्कशन हुआ, लेकिन कितना भी रहा तो इथिक्स किताबों में दब चुका है मालिक। ओके, आज के डेट में इथिक्स किताबों में दब चुका है। तो लॉजिकली बात करें, ये कॉन्सेप्ट आता है वैल्यूज का, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज। मेरे अगर इथिक्स दब भी गए होंगे, मेरे अगर अंदर की आत्मा मर भी गई होगी, लेकिन अगर विनोद सर ने वैल्यूज बहुत अच्छे से मेंटेन किए होंगे, तो मां कसम वो अपने आप इंश्योर करेंगे कि मैं भाई कहीं पर स्विच ऑन नहीं करूं। दूसरा, खाली वैल्यू से तो पेट नहीं भरता ना मालिक। तो विनोद सर ने क्या इंश्योर करना चाहिए? अगर मेरे से तोड़ कमाई की जा रही है, विनोद सर ने इंश्योर करना चाहिए वो उस पैसा जो प्रॉफिट्स आता है, ओके, वो पैसा वापस कहीं ना कहीं मेरे लिए आना चाहिए, उसका कुछ परसेंटेज। मेरे को बताओ, डेप्रिसिएशन क्यों देते हो आप अकाउंट्स में? डेप्रिसिएशन क्यों देते हो? क्या पैसा अलग से, मेरे को बताओ, क्या पैसा बाहर जाता है? क्या पैसा अलग से रखते हो ना? बट व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन? पैसा अलग से रखते हो मतलब कहीं ना कहीं बुक्स में आप डाल रहे हो ना, अप्रोप्रिएट कर रहे हो ना। व्हाट इज एन डेप्रिसिएशन? इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या ऑब्जेक्टिव उसका? वो एसेट एक ना एक टाइम पे खत्म होगा, जिस दिन खत्म होगा उस दिन मेरे वांदे नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी के लिए अप्रोप्रिएशन भी बहुत जरूरी है। विनोद सर अगर इंश्योर करेंगे जो भी प्रॉफिट कमा रहे, क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी प्रॉफिट आ रहा ना भाई, तो जो कोर कॉम्पिटेंसी प्रॉफिट आएगा इन फैक्टर से विनोद सर ने इंश्योर करना है, इस फैक्टर्स में वापस इन्वेस्ट करते जाना है। मैं नहीं बोल रहा पूरा का पूरा, विनोद सर तो भाई मलाई तो खानी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस फैक्टर्स को, इस कोर कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना पड़ेगा ना भाई हमेशा। दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कोर कॉम्पिटेंसी। अभी के लिए जानकारी के लिए बस इतना समझ लो, कोर कॉम्पिटेंसी ये कॉन्सेप्ट है। और एक छोटा सा लाइन में आपको बता देता हूं, बाकी जितना जानना आपको चैप्टर 1 के लिए इतना ही जानना है, लेकिन एक और एक लाइन बता दो, क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी कॉपी नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर कोर कॉम्पिटेंसी कॉपी हो गई तो, कोर कॉम्पिटेंसी कॉपी हो गई तो मालिक वो कॉम्पिटेंसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी मालिक? ओके, मेरे को बताओ, कोर कॉम्पिटेंसी अगर कॉपी हो गई तो क्या बन जाएगी? तो फिर मेरा तो क्या हिल जाएगा? वैल्यू नहीं, मेरा क्या हिल जाएगा? जिससे कोर कॉम्पिटेंसी कुछ तो दे रहा है ना मुझे, सीए दे रहा है, सीए। मेरा क्या हिल जाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेरे को बताओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हिला तो मेरी तो लग गई ना भाई। तो मेरे को बताओ मैंने क्या करना चाहिए? मेरा पहला क्वेश्चन, मेरे को वापस मेरे को पहला बहुत अच्छे से आंसर देना, क्या मेरे पास जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो कभी इमिटेट नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर वो इजी टू इमिटेट है, इजी टू, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत लंबा रहेगा या बहुत कम टाइम रहेगा मेरे पास? ओके, और वो डिफिकल्ट टू इमिटेट है, लंबा रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई मुझे कॉपी कर रहा है और वो कॉपी करके मेरे जैसी चीजें दे रहा है, मेरे जैसे प्रोडक्ट दे रहा है, मेरे जैसे क्वालिटी दे रहा है, भाई मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो खत्म होने वाला है ना मालिक। फिर मैंने क्या करना चाहिए?
इनोवेशंस करने चाहिए, R&D। याद रखे, वो आपको प्रोडक्ट को कॉपी कर सके, लेकिन आपके किसको कॉपी नहीं करना चाहिए? R&D। क्योंकि जब आप लेवल 6 पे रहोगे, कौन से लेवल पे? लेवल 6 पे रहोगे, ओके, वो आपको कॉपी करेगा, वो लेवल 6 रहेगा, लेकिन उसको लेवल 6 से लेवल 7 जाने में ठुक जाएगी, क्योंकि लेवल 6 जो होगा उसका लेवल 1 होगा। मेरा लेवल 6 से मैं लेवल 7 पे फटाफट स्विच ओवर होना चाहिए, तब जाके मेरा क्या बहुत अच्छा चलते रहेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कुछ समझ में आया मालिक? बस ये जानकारी थी। अगर अभी आपका कोई कहने का है सर मैं कोर कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया, मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैं थियरी बहुत डिटेल में, अपन चैप्टर 3 पे नहीं है, मेरे को सिर्फ कुछ कारणवश कॉन्सेप्ट समझाने थे। सर अगर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाता तो अभी जो मैं आगे आंसर्स लेके आने वाला हूं, ये आंसर्स के खाली आपको रटने वाला कार्यक्रम होता। और टू बी वेरी प्रिसाइज, जब तक चैप्टर 1 खत्म नहीं होता ना, मेरे को दूसरे चैप्टर में घुसने में मन नहीं करता। चैप्टर 1 का बेस रेडी करो आप। तो सबसे पहला पॉइंट, मेरे ख्याल से जितना नॉलेज मिला, बाकी आंसर छोड़ दो, कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला, मेरे को बताओ एटलीस्ट ये समझा क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या? मेरे को बताओ, जितना भी थियोरेटिकल नॉलेज मिला, जितना भी आपको कल और आज में मिला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझा? ठीक है। क्या कोर कॉम्पिटेंसी समझी? ठीक है। मेरे को बताओ, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होती है? एक इंडस्ट्री है, ओके, बिस्लेरी है, एक्वाफिना है, और कौन सा रे? कौन सा? ऑक्सीरिच है, ओके, और उसके अलावा और कुछ और 3-4 नाम है, ओके, बेली 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 बेली, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, ये चारों, क्या ये चारों के पास कॉम्पिटेंसी है? एवरीबॉडी? तो किन चारों में से किसके पास कोर कॉम्पिटेंसी है? मेरा पहला क्वेश्चन है, बिस्लेरी के पास क्यों? तो बिस्लेरी के पास पहला फैक्टर है ब्रांड, क्योंकि इसने ब्रांड रिकग्निशन वैसे रखा हुआ है, ठीक है। खाली ब्रांड, एक्सपीरियंस। मेरे को बताओ, ओके, अगर आप नोट करोगे, हर एक पानी के केस में कहीं ना कहीं प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, ओके, हर एक केस में प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन ओके, प्राइसिंग का इंपैक्ट देखा जाए तो भी बिस्लेरी पे इंपैक्ट नहीं आ रहा। क्यों? बिस्लेरी कॉस्ट बहुत कम है, बिस्लेरी की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। अगर आप देखोगे, छोटी बॉटल निकालना, स्टाइलिश बॉटल निकालना, कौन निकाल रहा? बिस्लेरी। आप देखना, छोटी बॉटल निकाल रहे, छोटी बॉटल सब निकाल रहे सर, छोटी बॉटल, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया भाई, एक्वाफिना को मालूम पड़ गया छोटी बॉटल निकालना पड़ेगा, लेकिन डिजाइनर छोटी बॉटल भाई कौन निकालता? बिस्लेरी। यानी इनोवेशन किसका अच्छा है? बिस्लेरी। अच्छा, और कुछ कारण कोर कॉम्पिटेंसी का जो सबसे बेस्ट है, नेटवर्क। नेटवर्क मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सबसे बेहतरीन किसका है? बिस्लेरी। अभी आप बोलोगे सर इधर तो बिस्लेरी मिलती नहीं है, क्योंकि इधर किसी और ने कब्जा कर रखा है, ओके। आप समझने की कोशिश करो, अरे ये ऐसे ही कब्जा कर रखा है, पर भाई बिस्लेरी को एक छोटे मार्केट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 1% होगा उसके लिए। वो जिधर उसने कब्जा रखा, बिस्लेरी ने कब्जा कर रखा है, उधर बाकी जन को एंटर करना बहुत मुश्किल है, ओके। एंड अगर डीलर्स की बात करें, मेरे को बताओ क्यों डीलर, अगर एग्जांपल मैं अगर एक बिस्लेरी बेच रहा हूं और मैं और एक कुछ एक्वाफिना बेच रहा हूं, मैं क्यों बिस्लेरी को प्रमोट करूंगा? हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, मेरे को कमीशन। मेरे को बताओ, बिस्लेरी कैन गिव मोर कमीशन, व्हाई बिस्लेरी कैन गिव? कॉस्ट कम है, एंड दिस इज व्हाट द रीजन बिहाइंड, काय के लिए? कोर कॉम्पिटेंसी। अब कोई भी एक प्रोडक्ट लोगे ना, आपको कोर कॉम्पिटेंसी का समझेगा, तो जब अपन चैप्टर में जाएंगे इसके ऊपर और एलॉबरेटेड वर्जन डिस्कस करना पड़ेगा अपने को, लेकिन अभी के लिए बैकग्राउंड में आपको समझा। तो अगर मैंने बोला बिस्लेरी का पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है, ओके, टेस्ट बहुत अच्छा है रेदर देन अदर पानी, क्योंकि अदर पानी के इसमें वो कुछ मालूम है ना, फिल्टर करते तो फिल्टर का टेस्ट आता है। बिस्लेरी में आपको टेस्ट वैसा वरी आएगा ही नहीं, गारंटी। आप बिस्लेरी कहीं से भी उठाओ, आपको बिस्लेरी के पानी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन साला एक्वाफिना उठाया, एक जगह से दूसरी जगह उठाया, वो आपको कैसा रखा गया ना, वो धूप में रखा गया, उसमें टेस्ट बदल जाता है। बिस्लेरी की ये और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझना होगा, एक एक चीज अकेले अकेले कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बनी, सब मिला के कोर कॉम्पिटेंसी। तो अगर कल किसी ने आपको उठ के बोला कि भाई मेरे पास ये यूनिक चीज है, मेरे पास ये यूनिक चीज है, तो हम क्या मानेंगे? कॉम्पिटेंसी। अब ये कोर कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए इसके साथ में और चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 5, और 5 से लेकर 15 के बाद अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो वो चोमू बना है, कितना भी कर लो। अरे भाई भाई बहुत इजीली इमिटेट होता सबके साथ में, ओके, इट इज नॉट सो, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ओके, वापस आते हैं। मेरे को बताओ, क्या इमिटेट हो सकती है कोर कॉम्पिटेंसी? तो अपने को क्या इमिटेट नहीं होने देने का?
मेरे को क्या इमिटेट नहीं होने देगा? R&D। यानी एग्जांपल, सपोज मैं R&D नहीं करता और मेरे पास अभी आज बेहतरीन चीज है और वो इमिटेट हो गया, तो क्या मेरी कोर कॉम्पिटेंसी रहेगी या उड़ जाएगी? क्या मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा या उड़ जाएगा? एवरीबॉडी समझ में कुछ आया? अच्छा मेरे को बताओ, इमिटेट करने के लिए अपन सिर्फ दो बंदों का नाम लेते हैं। मैं एक हूं जिसने बहुत एकदम इनोवेशन करके कुछ नया निकाला, और ये बंदा है जिसने मुझे इमिटेट किया। ओके, और मेरे पास कुछ R&D नया नहीं है। आप ये एज्यूम करो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से ओके इमिटेट हो चुकी है, इमिटेट हो चुकी है। मेरे को बताओ मार्केट किसके पास रहेगा, मेरे पास या इसके पास? इसके पास क्यों रहेगा? क्वेश्चन इसके पास क्यों रहेगा? क्योंकि इसके पास कॉस्ट कम रहेगी, क्योंकि मेरा जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट इंक्लूड होगा मेरे R&D का। इसने तो इमिटेट किया ना रे, इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके रिलेटिवली कम रहेगा। ओके एंड अनडाउटफुली इसी तरह से मार्केट चलता है मालिक, और इसी के ऊपर अपने को एम्फसाइज करना है। दो शब्द को पकड़ के चलो। पहला शब्द है कोर कॉम्पिटेंसी, और इसकी वजह से क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, सारी आत्मा मेरे साथ स्क्रीन पर रही है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या था आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं एक बार खाली रिपीट कर रहा हूं। इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग developing strategic vision, determining objectives, crafting a strategy, selecting, implementing a strategy, and evaluating and taking corrective action and making adjustments। ठीक है, इसके बाद अभी आप कुछ लिखोगे नहीं, क्योंकि मेरे को और 3 पॉइंट लिखाने बाकी है। ठीक है, उसके बाद आप करना। आत्मा क्लियर है सब लोग मेरे साथ? ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अपन पहले ये 3 पॉइंट पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको 3 और पॉइंट जो लिखाने वो लिखाऊंगा, उसके बाद अपन टेक्स्ट बुक में जाएंगे। ओके फिर एक पार्ट और एक पोर्शन आपका क्लोज कर देंगे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक के पढ़ने का कार्यक्रम खत्म करो। ओके पहला क्वेश्चन मेरा आता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम? क्या बोला मैंने? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम? याद रखना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने का मेन मकसद यह है, 2 चीजें। सबसे पहले वो मुझे क्या देना चाहता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब मैं बोलूंगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना चाहता है, क्या ये मुझे मार्केट में सबसे बेहतर बनाना चाहता है? यस। लेकिन क्या मार्केट के एनवायरमेंट में चेंजेस आ सकते हैं? तो क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खाली मेरे को बेहतर बना के छोड़ देता है या चेंजेस को भी अडॉप्ट करवा देता है? तो हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर देयर? 2। पहला होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सेकंड क्या होगा? गाइड द कंपनी फॉर अडॉप्टिंग द चेंजेस। अगर कोई भी एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ, उसको अडॉप्ट करना रहा, तो अपने को किसकी मदद मिलती है? कि कौन मदद करता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और कभी भी शब्द ऐसा कुछ हुआ ना, तो आप याद रखना, एकदम सिंपल है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रहा मैं, तो मैं खाली प्रोएक्टिव बनूंगा या रिएक्टिव भी बनूंगा? दोनों रहेंगे ना। पर पहले क्या करने बोलता है वो? प्रोएक्टिव। लेकिन वो बोलता है चुपचाप मत बैठो, जैसा सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से क्या करो? रिएक्ट। और रिएक्टिव करना, मालिक कॉन्सेप्ट बैठ रहा है क्या? तो भैया रिएक्टिव है, तो यानी अगर देखा जाए प्रोएक्टिव रहा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ओके एंड बाई चांस एनवायरमेंट में चेंजेस आया तो आपको रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट रहेगा मालिक। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। दूसरा सवाल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे जाता है मेरा कि भाई साहब ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के फायदे क्या है? सारी आत्मा मेरे साथ रही है, आप अभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे जा रहे हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के फायदे क्या है? तो भाई साहब फायदे तो बहुत सारे हैं। अब मैं ये फायदों की बात करूं, ओके मेरे ख्याल से ये पेज कम पड़ जाएगा, लेकिन अपना मॉड्यूल ने कुछ फायदे को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। सबसे पहला पॉइंट मेरे को सोच समझ के बताइए, नोट से ज्यादा सारी आत्मा मेरे तरफ ध्यान दीजिए। मेरे को बताइए, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे डायरेक्शन देता है कि मुझे आगे क्या करना है? पक्का। तो पहला पॉइंट याद रखिए, ये मुझे क्या देता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन 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 टुवर्ड्स द फ्यूचर। सर मेरे को बताइए, मेरे को भविष्य के बारे में डायरेक्शन कैसे देता है? पास्ट। अच्छा अब वापस अमित तातेड़ एसएम कर रहा है, दिमाग में याद रखिए अमित तातेड़ एसएम कर रहा है, इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है? अमित तातेड़ क्या कर रहा है? 5 स्टेप्स। अगर मैं बोल रहा हूं एक एक्स लिमिटेड है, वो एसएम कर रही है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या है? वो क्या कर रही है? 5 स्टेप्स। तो मेरे को बता पहला स्टेप क्या था? डेवलपिंग विजन। दूसरा क्या था? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मेरे को बताओ, जब मैं विजन बना रहा हूं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना रहा हूं, क्या मुझे भविष्य का डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने से मुझे क्या मिलता है? डायरेक्शन, जिसमें मुझे क्या मिलता है? गोल्स एंड। मालिक पक्का क्लियर? सेकंड तो आंसर सबको तोड़ाना चाहिए। मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? बोथ है, लेकिन उसका मेन एम्फेसाइज किसके ऊपर है? प्रोएक्टिव। अच्छा ओके, एक स्टेटमेंट आज सब क्लियर करेंगे। ओके जब भी मैं क्वेश्चन बैंक, प्रोबेबली कल अपन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं। ओके आज शाम को एंड ऑफ द डे में मूड आया तो मैं आपको बताता हूं, कल क्वेश्चन बैंक लेके आने का, कल सॉल्व करेंगे, लिखते वक्त देखेंगे। मेरा आंसर दीजिए,
बेस्ट कौन सा है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव या ब्लेंड? पक्का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंड? प्रोएक्टिव भी रिएक्टिव भी। अगर मैं आपको बोल रहा हूं विच स्ट्रेटजी इज बेटर, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ओके, कि ब्लेंड? कंफ्यूजन है। ओके, विच अप्रोच इज बेटर? ब्लेंड अप्रोच इज बेटर, प्रोएक्टिव इज बेटर और रिएक्टिव इज बेटर? ब्लेंड कि प्रोएक्टिव? हमेशा आपका आंसर रहेगा ब्लेंड। लेकिन अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इन दोनों में से बेटर कौन सा, ये याद रखना। अगर वहां पर आपने ब्लेंड थोक दिया, अपना ब्लेंड हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके, मॉड्यूल का क्वेश्चन है मालिक, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है मालिक, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आपको ऐसा सवाल दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा मन से कि भाई ये तो ब्लेंड आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर वो ब्लेंड नहीं होगा, प्रोएक्टिव। तो अपने को कैसे समझेगा प्रोएक्टिव रिएक्टिव में से पूछ रहा है या ब्लेंड का पूछ रहा है बेटा? वो दो ही ऑप्शन, वो बोलेगा कि इन दो में से कौन सा बेहतर, तो क्या बोलोगे? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। इन दो से कौन सा बेहतर, प्रोएक्टिव, और एक्चुअली कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर, ब्लेंड। आपका आंसर लिखने का तरीका, आत्मा क्लियर है? ठीक है, वापस अपन बेनिफिट के आंसर में आते हैं। पहला आंसर, पहला बेनिफिट, हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 7। कितने बेनिफिट्स है? पहला बेनिफिट सबसे पहले क्या देता है वो? डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है बाय डिटरमाइनिंग गोल्स एंड। सेकंड पॉइंट मेरे को बताइए, वो प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? दोनों है मेरे को मालूम है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? तो क्या वो आपको बहुत तोड़ प्रिपेयर करता है? सेकंड एडवांटेज, बॉस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से आप क्या बन जाते हो? प्रोएक्टिव। यार ऐसा तो नहीं ना एग्जाम देखेंगे, देख लेंगे जब मई में आएगी तब देंगे, ओके, जो क्वेश्चन आएगा देख लेंगे, ऐसा कर रहे हो क्या आप? आज जो आप कर रहे हो दैट इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच। ओके, यू आर फोकसिंग ऑन प्रोएक्टिव। भारत माता की जय। आ गया मालिक। तीसरा मेरे को बताइए, पहला स्टेप कौन सा? डायरेक्शन नहीं, पहला स्टेप 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 पूछ रहा हूं, स्टेप स्टेप स्टेप। विजन बनाओगे, दूसरा स्टेप क्या करोगे? गोल्स, एंड उसके साथ में क्या एनालिसिस भी करोगे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था? स्ट्रैटेजी बनाओगे। चौथा क्या करोगे? पांचवा क्या करोगे? इवैल्यूएट। एकदम सिंपल वर्ड में बोलो तो क्या ये आपको पूरा स्टेज वाइज स्टेज या स्टेप बाय स्टेप बताता है क्या करना है? तो ये आपको पूरा फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है? कौन से प्रोडक्ट में जाना है, कौन से मार्केट में जाना है। शायद आपको आंसर याद आए, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से आपको ये फ्रेमवर्क मिलता है मालिक। क्या मिलता है? फ्रेमवर्क। जब मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं कान खुले, फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं कान खुले। फ्रेमवर्क मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कौन से मार्केट में जाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मिल रहा है, ऐसे कैसे मिल रहा है? मैंने आपको बताया, ओके, एक एग्जांपल पूछा, रूह अफ़ज़ा ने ऐड ऐसा किया, तो कौन सा मॉडल है? रूह अफ़ज़ा पहले बोलता था पानी के साथ रूह अफ़ज़ा लो, अब वो बोलता है दूध के साथ भी ले सकते हो। 4 नाम थे, 4 नाम में रिएक्टिव एक्टिव नहीं रहे। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन था मालिक, ठीक है। मैं पहले बोलता था दूध के साथ लो, अब मैं बोलता हूं पानी के साथ लो। मार्केट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट याद आया? मैं थोड़ी ना बता रहा हूं, ये तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही बता रहा है ना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या दे रहा है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन सा मार्केट होना चाहिए, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, ये क्लियरली डिफाइन करता है मालिक। भारत माता की समझा मालिक? चौथा सिनेरियो मालिक, ओके, मेरे को बताओ क्या भविष्य एकदम सेम रहेगा जैसा अपन ने सोचा है? तो मालिक क्या भविष्य में अनसर्टेनिटी है? क्या भविष्य में चेंजेस होने की संभावना है? क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उससे डराता है या उसको फेस करने के लिए बोलता है? कैसे फेस करने बोलता है? कैसे? क्या? अडेप्ट टू द चेंजेस। चौथा एडवांटेज, फेस द फ्यूचर, फेस द। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने का, फॉलो करने का फायदा क्या होगा? आप है ना खाली प्रोएक्टिव करके नहीं जाओगे, अगर भविष्य में चेंजेस हुए तो उसको भी आप क्या करोगे? फेस करोगे और उसको अडेप्ट करोगे। क्या करोगे? फेस करोगे। और तो 4 एडवांटेज एक बार फटाफट बता दीजिए मालिक मेरे को। पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या? मेरे को खाली कीवर्ड दीजिए अभी। डायरेक्शन देगा, आत्मा क्लियर है। दूसरा पॉइंट, नोट्स में नहीं देख रहे ना कोई भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? प्रोएक्टिव, परफेक्ट। तीसरा सिनेरियो क्या देगा? फ्रेमवर्क। अच्छा, जैसे ही फ्रेमवर्क आया तो वर्ड दिमाग में आने का चाहिए, फ्रेमवर्क देगा मतलब कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट, कौन सा बिजनेस, वो बताएगा। आत्मा क्लियर है? ठीक है भाई साहब। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है। क्या देता है? डरना नहीं है, भविष्य में चेंजेस हो सकते हैं। ओके, फेस द फ्यूचर। ओके, फेस द फ्यूचर। क्या फेस द फ्यूचर करने के लिए? ओके देखो,
प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके। जब मैं एंटर किया था सीए में, पहली बात तो मेरे को घुसना ही नहीं था, घुसा मैं पापा की वजह से, ओके। और मेरे बापू ने, मतलब बापू ने मारा वारा नहीं मेरे को, बापू ने ऐसा कोई, बापू यार, बापू भी एजुकेटेड पर्सन है यार, ओके। तो इसलिए बहुत तरीके से खेला, इमोशनल नहीं, इमोशनल एकदम क्लियर बोला, ओके भाई तेरे को सीए करना है तो कर, नहीं करना है तो घर छोड़ के चला जा, ओके, बात खत्म। अब जब 12th में अगर मेरे साथ ऐसा होगा, आप इमेजिन करो, आप 12th में हो और आपके पापा ऐसा बोलते रहे कि भाई यार करना है तो कर, नहीं तो घर छोड़ के चला जा, यानी पूरी प्रॉपर्टी मेरे भाई अकेले की। पागल आदमी हूं मैं बोला नहीं भाई, हे ना चालवे, अब अपन ऐसा छोड़ेंगे नहीं भाई। फिर भाई अपन घुस गए सीए इंटर में, घुस पहले सीए फाउंडेशन दिया, लिटरली बता रहा हूं, मतलब मैं कसम से बता रहा हूं, मतलब आई एम ऑन दिस, मतलब बुक केस पे। मैंने जब सीए फाउंडेशन की पढ़ाई की तो मुझे याद भी नहीं मैंने क्या पढ़ा, मेरे को तो याद भी नहीं, मतलब मेरे को, और पापा का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, मैंने कभी जिंदगी में क्लास नहीं की, मतलब पापा का लॉजिक था फिर मेरे बेटे ने क्यों करनी चाहिए, तो मेरे लाइफ में कभी क्लास नहीं आई है, क्लासेस नहीं गए, पापा ने करने ही नहीं दिया, ओके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द करने के लिए पैसे चाहिए थे, और तभी अपन भाई यार कोई अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी ना थी यार, 12वीं के बाद 13वीं के बाद, ओके 14 मतलब 14 क्या कहां से अर्न करेंगे। आप बोलोगे सर फिर आर्टिकलशिप में कमाने लगे होंगे ना, आर्टिकलशिप पापा के पास था, कौन सा बापू ने पैसे दिए, ओके। बापू ने बोला भाई यार क्या करा, फिर पढ़ाई सर कैसे की, बुक्स, पापा एक बुक शॉप पे लेके जाते थे अंधेरी में, अंधेरी ईस्ट मुंबई में, वहां पर मेरे को बुक शॉप में बुक्स एम्पोरियम करके उधर बोलते थे और बोले सारी बुक्स दिखाओ, फिर वो 10 बुक दिखाता था, फिर उसमें से कौन सी बुक है क्या है ये सब डिस्कशन में आते थे, फिर उसमें से अपन सिलेक्ट करते थे, फिर बाद में घर पे जाके पढ़ो। तो फाउंडेशन तो मेरे को कुछ भी याद नहीं, मैं जस्ट एक रूम में बैठता था, वो अंदर का रूम था, मम्मी चाय वाय ले, मतलब चाय कॉफी जो भी पिलाना है, दूध वगैरह खाना वाना सब अंदर, जेल रहता ना, दरवाजा खुलता है, बस खिस्मत अच्छी कि नीचे से डाल दिया नहीं जाता है, नहीं तो भाई वो मतलब पापा एंड ऑफ द डे में आते थे चेक करने के लिए, भाई तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अभी अपने मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं पूरी मेमोरी नहीं होगी मेरे पास इतनी सारी डिटेल, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, पर मैक्सिमम चीजें जो याद है मेरे को इतना मालूम है, पापा शाम को आते थे, आधी चीजें झेपती नहीं थे अकेले पढ़ने में, अब समझ में भी नहीं आता था। और अपने को मैं आपको बता रहा हूँ, माय फेवरेट वाज ओनली थियरी, प्रैक्टिकल खोला ना मेरे को ऐसा वो तारी जमीन पर दिखता था, मेरे को समझ में नहीं आता अकाउंट की कौन सी लाइन किधर बनाऊं, मतलब मैं अकाउंट की लाइन ये पहली बनाऊं फिर ये बनाऊं, फिर मां कसम ये नहीं बनाऊं, मेरे आधी जिंदगी लाइन बनाने में समझ में नहीं आया। तो सर मतलब ऐसा सीन हुआ, मैं मतलब लिटरली बता रहा हूं, मतलब मैं रूम में बैठा रहता था एंड द थिंग्स वर, बस बुक्स पढ़ ली तो लाइन वाइन मार दो काली हो जाती थी, मालूम है ना, बस पापा चेक कर लेते, बोले पढ़ा बेटे, बस ये प्रोसेस हुआ अपना, एंड आई क्लियर्ड माय फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट वो भी रैंक से क्लियर हुआ। कभी एक दिन कोई बताऊंगा, कोई मतलब आपको बताओ मारवाड़ी परिवार में हो, आधे टाइम तो आधे जनों ने बुलाते बुलाया कि हर जगह, क्योंकि रैंक में तब रैंक में आना बहुत बड़ी बात थी, मैं 99 की बात कर रहा हूं, 2000 की बात कर रहा हूं, तो रैंक में आना मतलब भाई साहब मतलब खत्म, क्योंकि रिसोर्स कंस्ट्रेंट ना, और तब तो रैंक में आया तो मारवाड़ी में फंक्शन बहुत होते थे, तो हर फंक्शन में बुला के बोलो क्या क्या है, फिर अपन तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक किया, ऐसा खाना वाना खाने के लिए टाइम नहीं था, घंटा मालूम नहीं पड़ रहा था क्या कर रहा था मैं, बट ठीक है प्रिसाइजली भाई अपनी ऐसी कंडीशन थी सीए फाउंडेशन की। तो सीए फाउंडेशन जैसे ही क्लियर हुआ मेरे दिमाग में आ गया भाई इतना आसानी से क्लियर होता, मतलब भाई आराम से होने वाला कोर्स है ये, समझ में आया। अब अपन ने जब वो स्टेजेस देखे तो अपन ने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दी, हाँ भाई कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे ही पढ़ने का है, रूम लो, रूम बंद करो, बैठो, लाइन मारो, अपने आप क्लियर होता, अपने को मालूम ही नहीं पड़ा इंटर में कुछ अलग होता है। और लिटरली बोल रहा हूं, मतलब सिनेरियो ऐसा है, मैं व्हाट आई एम टेलिंग इज फेसिंग द फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है ना, तभी कुछ मालूम ही नहीं था क्या भाई भविष्य में क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी आती है क्या होता है, क्योंकि इंटर के सिलेबस फाउंडेशन में क्या था मालूम हो गया, एक लॉ था तो थियरी थी, इकोनॉमिक्स था तो थियरी थी, थियरी तो वैसे भी अपनी स्ट्रांग थी, प्रैक्टिकल में 2 सब्जेक्ट थे, अकाउंट्स एंड मैथ्स, मैथ्स अपना बचपन से स्ट्रांग था, ओके मजा अच्छा था मैथ्स, मेरे को टेंशन ही नहीं था, अलजेब्रा ज्योमेट्री अपने को फेवरेट था 10th में, उसके बाद नहीं, पर ठीक है, तो मतलब मैथ्स में तो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन मैथ्स अकाउंट्स, बिकॉज वो अकाउंट्स भी जम गया 11th 12th में, तो फाउंडेशन वाज इजी। इंटर में घुसा अपन ने मेथड वो यूज किया, चलो पढ़ो ऐसे ही पढ़ो वैसे ही पढ़ो, और इंटर में आए सब्जेक्ट जिन्होंने मेरी लाइफ की मारी, कॉस्टिंग नहीं मारा जो थोड़ी देर पहले तेरा लेक्चर खत्म हुआ
फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे जिंदगी में छिपा नहीं। आज का 1 रुपया ओके अगले साल कुछ और रुपया बन के निकलेगा। मैं कभी कभी प्रशांत सर से यही बोलता हूं, मतलब प्रशांत सर बोलते हैं आज जो तू इतना लेगा पैसा, इतना खर्च करेगा पैसा, 5 साल के बाद उसकी कुछ अलग ही वैल्यू होगी। ओके मैं ऐसा डिस्कशन कर रहा था, मतलब मैंने आज लोन लिया और 5 साल के बाद लोन लूं तो क्या वैल्यू, तो बोले आज तू लोन लेगा 5 साल के बाद उससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू के कंटेक्स्ट में कुछ तो ज्ञान छिप रहे थे। मैंने बोला अगर मैंने आज लोन लिया और आगे दिया ही नहीं तो कंटेक्स्ट ऐसा ही था। तो जब मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बैंड बज गई, डायरेक्ट टैक्स, मेरे बापू ने ओके मेरे को एक टेक्स्ट बुक लेके दी सिंघानिया। मतलब वो सिंघानिया की मतलब मैं आप कभी अगर ऑनलाइन मिले मैं आपको फोटो भेजता हूं। वो इतनी राइटिंग इतनी छोटी थी ना कि वो ऐसे लेके वो लेके बैठना पड़ रहा था, राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी। और आप इमेजिन करो डायरेक्ट टैक्स का बुक चालू किया, मैं चैप्टर 1 से चालू किया, मेरे को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, अपने को कुछ मालूम नहीं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, कितना क्या, कहानी एकदम आड़ी टेढ़ी। जब मतलब इन शॉर्ट में किस कंसेप्ट में बता रहा हूं कि जब अपन कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं तो अपन वो एक फ्रेमवर्क पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे बनाते हैं। तो मैं जब प्रोएक्टिव प्लानिंग करता हूं, मैं कैसे प्रोएक्टिव प्लानिंग करता हूं? आज आप प्लानिंग कर रहे हो, आप प्रोएक्टिव प्लानिंग कर रहे हो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, और आपके दिमाग में था पास्ट में ऐसे ही सक्सेसफुल हुआ हो और आप उसी बेस पे प्लान करोगे। और अगर आपने ध्यान नहीं रखा अनसर्टेनिटी का, आप गए। और यही चीज मेरे साथ हुई मालिक। मेरा मानना ऐसा था कि भाई ऐसे ही रूम में पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ के खत्म हो जाता है, और मेरे को समझे नहीं क्या सीन था। एंड लिटरली बता रहा हूं, मतलब आई स्कोर 278 आउट ऑफ 400 इन फाउंडेशन। मेरे फाउंडेशन की मार्कशीट का ये स्कोर था, ओके 278 आउट ऑफ 400। और मेरा इंटर 600 मार्क का ही था जो अभी आपका हुआ है। फिर बाद में वो 2005 के बाद वो 8 पेपर हुए एंड सो ऑन, पर 600 मार्क का ही था। और ग्रुप 1 वापस 3 पेपर और 3 पेपर, सेम सिनेरियो आपके जैसा, बस पेपर आपके जैसे नहीं थे। मेरे इसमें कॉस्टिंग एफएम 50-50 मार्क था मेरे टाइम पे, और हमारे टाइम पे एक आईटी एसएम करके होता था। तो एफएम एसएम जो है वो ईआईएसएम जैसा था ना, वैसा एक आईटी एसएम था, ईडीपी बोलते थे हम लोग मतलब मैं जमाने की बात कर रहा हूं भाई। ओके इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मैं पेपर दे के आया, मतलब मैं तुमको बता रहा हूं इतना ब्लंडर रहेगा लाइफ में, इतना ब्लंडर। ओके शायद क्योंकि आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया है तो मैं एज्यूम करता हूं ये आपको मालूम होगा, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ओके आपने कभी इंडेक्सेशन सुना है? ओके अब मेरे को जो पेपर आया था नवंबर 2001 का मेरा अटेम्प्ट था, नवंबर 2001 का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। ओके नवंबर 2001 में जो क्वेश्चन आया था ऐसा था कि एक जमीन खरीदी है और वो बेची 20 लाख में, और जमीन खरीदी थी 3 लाख में, और जमीन खरीदी थी 1981 में, कुछ 81 या 84 कुछ ऐसा है। और बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? ओके अपन ने क्या किया, 20 लाख माइनस 3 लाख 17 लाख। ओके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉजिक लगाया। घर पे आया पापा ने पूछा क्या क्वेश्चन कैसे था? मैं बोला बहुत इजी पेपर, बहुत इजी। क्या पूछा इन लोग ने, मतलब क्या बताओ? पापा बोले बता क्या किया? मैं बोला ऐसा किया। पापा तभी समझ गए ये साला गया है, ये चोमू है। क्या उसका कुछ होने वाला नहीं, मतलब पापा को तभी दिमाग में आ गया इसका आइटम है। ओके लेकिन टेक्निकली उस टाइम पे पापा ने कुछ बताया नहीं मेरे को। और मेरे को आप इमेजिन करो मैं पढ़ रहा हूं, मतलब मेरे को इंडेक्सेशन नहीं मालूम होगा। ओके और आपको लगता है सर ये बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है। जब खुद पढ़ने जाते हैं ना आदमी को हर चीज नहीं समझ में आती। इट इज नॉट सो इजी। एग्जांपल जब मैं जो आपको बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अपने को बहुत बार लगता है कभी सिलेबस से मिला, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं बैठते। अपने को थियोरेटिकली मालूम होगा कीवर्ड्स, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। सेम लॉजिक ऐसा हुआ। एंड लिटरली बोल रहा हूं, मतलब लिटरली जब रिजल्ट आया ये वाला पॉइंट में, ओके इट वाज शॉकिंग फॉर मी। मतलब मैं आपको बताऊं पहले अटेम्प्ट में, मतलब जब रिजल्ट आया था तो पापा घर पे आए, रिजल्ट बताया नहीं पापा ने, तभी इंटरनेट पे बहुत रिसेंटली अपलोड होते थे। आज तो क्या कहीं से भी बैठ के कैसे भी एक्सेस हो रहा है। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ यार, 2002 में जनवरी में रिजल्ट, मतलब इंटरनेट पे इनिशियल लेवल्स पे थे वो। तो जब इंटरनेट पे आया था पापा ने ऑफिस में देखा होगा, पापा ने बताया भी नहीं, फोन नहीं किया क्योंकि फेल हो गया था। तो मतलब उस दिन था कि आज रिजल्ट आने वाला है। पापा घर पे आए और जस्ट कैजुअली पूछा भाई क्या हुआ? तो पापा बोले नहीं क्लियर हुआ। मैं बोला ओ शिट। तो पापा मैं फिर पूछा पापा कितने हैं? तो पापा ने बोला ओके 88। ओके मैं बोला किस में? हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म समझ में आ रहा है क्या? तो पापा ने बोला टोटल 88। मैं वो दूसरे टैब में, ओके मैं अभी बॉम्बे कभी गया, मैं दिखाता हूं मार्कशीट देखना आप, मतलब 600 में से ये हाल थे।
डायरेक्ट टैक्स सबसे ब्लंडर था मेरा, उसमें 2 मार्क। मतलब वो मार्कशीट देख के मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं कहां से कहां आ गया। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज, अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करता हूं, और मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करते हुए मैंने ये देखा कि मेरा ये सक्सेस ऐसे हुआ है, मैंने उसी को बेस बना के मैंने प्रोएक्टिव प्लानिंग की। देखो पास्ट में जो घटना हो चुकी है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑलरेडी आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज। क्या बोलते हैं मालिक? आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज। पर लेकिन वो काम क्यों आती है? वो क्यों काम आती है? क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम प्रोएक्टिव प्लानिंग करते हैं। कौन सी प्लानिंग करते हैं? प्रोएक्टिव। इज दैट पॉइंट क्लियर? प्रॉब्लम है खाली प्रोएक्टिव करने से कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो 5वां स्टेप्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितने जन को मतलब ऐसा लग रहा होगा 4 स्टेप्स बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको बताऊं 5वां स्टेप उसको सर्वाइव करता है। अगर 5वां स्टेप आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का उड़ा दो, गेम ओवर हो जाएगा। और यही चीज ये चौथा पॉइंट बता रहा है। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने को क्या करता है? फेस द फ्यूचर। अब खाली फेस द फ्यूचर में अनसर्टेनिटी की बात नहीं कर सकते हम लोग। ओके, अच्छा एनवायरमेंट में 2 चीजें होती है। कौन सी 2 चीजें? इंटरनल एनवायरमेंट, अच्छा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 चीजें होती है, मेरा कुछ और तेरा कुछ। नहीं, मेरा, हाँ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्सटर्नल में 2 चीज होती है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मेरे को बताओ, जब फेस द फ्यूचर होगा, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात नहीं कर रहा, अपॉर्चुनिटीज। अपने हाथ से जाने नहीं चाहिए मालिक। ओके, अगर आप हाथ से अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो मतलब बिजनेस मॉडल छोड़ रहे हो मालिक। रिसोर्स तैयार करो, अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो। चौथा पॉइंट ये बोलता है, भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, मेरे को बताओ, ओके, अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, क्या जो अनसर्टेनिटी होगी, क्या उससे मैं अपने बिजनेस को बचा पाऊंगा? मैं क्या बोल रहा हूं, जो अनसर्टेनिटी आएगी एनवायरमेंट में, क्या उससे मैं अपने बिजनेस को बचा पाऊंगा? अच्छा, एंटीवायरस क्यों लेते अपन? वायरस से बचने के लिए। ओके, तो आपने कोविड की वैक्सीन क्यों ली? वायरस से बचने के लिए। इसका मतलब क्या वायरस आप में नहीं आएगा? क्या आएगा, लेकिन क्या उससे अपनी बॉडी फाइट कर पाएगी? 5वां बेनिफिट यही बोलता है कि भाई साहब, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एनवायरमेंट में चेंजेस नहीं होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एनवायरमेंट में रिस्क नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके बिजनेस को थ्रेट नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये सारी चीज है, लेकिन इससे ओके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हम आपके बिजनेस को बचा पाएंगे। और इसीलिए हम आपके बिजनेस को एक पॉइंट देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोला मैंने? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। यानी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट से मुझे क्या मिल रहा है? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। एक डिफेंस मैकेनिज्म मिल रहा है सर। ओके सर, अपन ने प्लानिंग करते वक्त भी बाई चांस गलती कर दी, सपोज प्रोएक्टिव थे आप, प्रोएक्टिव में आपने गलती कर दी, क्या आगे सुधरने का मौका मिलता है? कौन से स्टेज में? 5वां, रिएक्टिव में। अगर गलती भी हो गई तो आप चिंता मत करिए, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म तक लेके जाएगा, यानी आपके बिजनेस को पूरा तोड़ बचाएगा। ओके, अब मेरे को बताओ, इतने बेनिफिट जो आपको स्क्रीन पे दिख गए, क्या इसकी वजह से मेरा बिजनेस लंबा होगा या फटाफट उड़ जाएगा? इसीलिए याद रखना, एक आंसर एकदम तोड़ इजी आंसर है, ये बिजनेस की लॉन्गिटिविटी बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? लॉन्गिटिविटी। ये 5 आंसर है, लॉन्गिटिविटी बढ़ाना। आत्मा क्लियर है? करे 6 पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 7वां पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएम बताइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएम स्क्रीन पे लिखा हुआ ही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएम बताइए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गाइड द कंपनी फॉर फ्यूचर। आत्मा क्लियर है? तो मेरे को बताओ, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आना चाहिए? तो क्या एसएम का बेनिफिट हो सकता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा किसकी मदद से आएगा? कोर कॉम्पिटेंसी। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से आप किस पे ध्यान दोगे? कोर कॉम्पिटिटिव। और उसकी वजह से क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 7वां बेनिफिट सीसी प्लस सीए। ये बोलते हैं अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपको क्या बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगी? कोर कॉम्पिटेंसी। और बिकॉज कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी तो क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, यानी अब आप देखो टेक्निकली, कल जो मैंने कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझाया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अगर मैं खाली ये 7 पॉइंट वैसे ही बता दूं, ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि भाई यार लास्ट पॉइंट तो आप खाली रटते थे। ओके, अभी पॉइंट ये आया कि सर ठीक है ना, 1-2 वर्ड है, आप 2 लाइन में समझा सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक देखने के बाद समझेगा इस पे अपन ने जो टाइम डाला इसकी वजह से चैप्टर 1 में क्या एम्फसाइज होता है। और याद रखना, किस्मत तुम्हारी सही रही या मेरी सही रही? मेरी सही, क्योंकि तुम्हारी सही रहेगी, और तुम्हारी सही रही तो मेरी भी सही रहेगी। ये लॉजिक बैठती है ना मालिक, क्योंकि तुम्हारा सक्सेस इज माई सक्सेस। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे सक्सेसफुल होना है मार्केट में, तो मेरे को किसको सक्सेसफुल करना है?
भाई तुमको ही सक्सेसफुल करना है तो ही मेरा सक्सेसफुल मेजर होगा मालिक। तो मालिक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है, जब हम ये क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, किस्मत रही 7 क्वेश्चन आ गए डायरेक्टली, बढ़िया, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एसएम, खत्म स्टोरी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आएगा एक केस स्टडी दी जाएगी, एक कोई कमला मिल कंपाउंड है, वहां पर छोले भटूरे वाला है, ओके, वो छोले भटूरे वाला बेच रहा था, लेकिन आज के डेट में हल्दीराम स्नैक्स आ गया। हल्दीराम स्नैक्स ने उस छोले भटूरे वाले को बहुत अच्छा कंपटीशन दे दिया, जिसकी वजह से उस छोले भटूरे वाले का स्टॉल पे इंपैक्ट आ गया, सेल्स पे। उसने आपको अपॉइंट किया एज ए कंसल्टेंट, और वो चाहता है आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करके उनको गाइड कीजिए, उन्होंने क्या करना चाहिए। अभी गाइड मत कर तू, आगे क्वेश्चन सुन। आपने गाइड किया और आपने बोला ये जो छोले भटूरे है उस पर थोड़ा सा मन चेंज करते हैं, हम आपके छोलों को मतलब छोले को लेते हैं और आप समोसा बनाना चालू करिए और छोला समोसा बेचिए एंड इसको पैक करिए एज ए न्यू नमकीन जो हल्दीराम को कंपीट करेगा। ओके, अब मुझे बताइए आप एज ए कंसल्टेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कौन सा बेनिफिट यूज किया? समझ में कुछ आया? क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन समझ में आएगा? वापस मैं बताता हूं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सुनो। ओके, छोले भटूरे वाला था, ओके, उसका धंधा इंपैक्ट किसने किया? हल्दीराम, क्योंकि हल्दीराम पैक स्नैक्स लेके आया। अब पैक स्नैक्स लेके आया तो भाई यार छोले भटूरे का सेल्स कम हुआ, इसीलिए उसने आपको अपॉइंट किया। उसने आपको बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करके आपने कुछ तो किया। सर क्या किया? आपने बोला वो छोले आपके जो स्पेशलिटी है, आपकी जो स्पेशलिटी छोले है, वो छोले को लेते हैं, खाली उसमें एक एडिशनल डालते हैं समोसा, और समोसा और छोले बनाते हैं और ये पैक करते हैं, और हम बताते हैं ये नया पैक्ड फूड होता है ना, वो पैक्ड फूड करते हैं। तो आपने एज ए कंसल्टेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बेनिफिट यूज किया है, और ये बेनिफिट कौन सा है जिसके वजह से ये कॉन्सेप्ट हुआ? समझ में कुछ आया? इसमें आप एसएम के 7 बेनिफिट लिख भी लोगे तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ओके, नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मालिक इधर। अरे भाई क्वेश्चन क्या है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा लास्ट? अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से भाई और बहनों सुनो ना, शायद आप इंटरप्रेशन में कुछ गलत जा रहे हो, मेरी बात वापस सुनो। ऑनलाइन पढ़ लोग एकदम अच्छे से सुनो एक बार प्लीज। मैं आपको पूछ रहा हूं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं वो सुनो। छोले भटूरे हो गया, मैं लास्ट लाइन क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं आपने एज ए कंसल्टेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स को यूज किया है, वो एक बेनिफिट है, वो कौन सा बेनिफिट यूज किया है ये बताइए। मुझे स्ट्रैटेजी बताने बोला क्या? मैं नहीं, तो मैं मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन काई के लिए गोटे जैसा खेल रहा तू? मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं यार, सवाल पे ध्यान दे यार। आई एम वेरी क्लियर विद माई क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले लोग समझ में कुछ आया? ओके, तो मेरे को बताइए ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा मेरे को बताओ। अच्छा 7 एडवांटेज एक बार रिपीट कर ले फटाफट, स्क्रीन पे लिखे हुए फटाफट रिपीट करिए मालिक। थोड़ा सा रिपीटेटिव है लेकिन लॉजिक करना पड़ेगा। एक बार आपको मेथड समझना है कि मेरे को याद कैसे करना है। तो पहला मेथड, पहला आंसर, कितने पॉइंट है? 7। सबसे पहले मुझे क्या देता है? एक्शन। देख एक्शन, पहला क्या देता है मुझे? सेकंड, वो प्लान करने में क्या करता है? प्रोएक्टिव। एवरीबॉडी क्लियर? तीसरा 1 2 3 4 5 फ्रेमवर्क। चौथा सिनेरियो, ओके, फेस द फ्यूचर। पर फेस द फ्यूचर में याद रखना अपॉर्चुनिटीज। फेस द फ्यूचर में क्या मसाला याद गया? मसाला मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना, अपॉर्चुनिटीज को फेस करने मदद करता है। मेरे को अरे अपने हाथ में अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है भाई। 5वां सिनेरियो, मेरे से अगर गलती हो गई तो टेंशन मत ले, क्या करेगा? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। 6वां पॉइंट, मेरे बिजनेस को क्या करेगा? लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी क्यों कर रहे हो? 5वां स्टेप से। एंड 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट क्या रहता है? किस पे ध्यान देना बोलता है? वो मेरा डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? कोर कॉम्पिटेंसी। और मुझे क्या लेने में मदद करता है? कॉम्पिटिटिव। समझ में आया? मैंने सवाल क्या पूछा? ये 7 बेनिफिट में से कौन सा एक बेनिफिट है जो एज ए कंसल्टेंट आपने यूज किया है? हाँ, अब देखो मल्टीपल आंसर्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये गोल्स ऑब्जेक्टिव दे रहा है? क्या नहीं, तो क्या मैं इसको उड़ा दूं? यस, तो डायरेक्शन तो है नहीं। एवरीबॉडी एग्री? ठीक है। दूसरा, क्या ये प्रोएक्टिव है? नहीं भाई साहब, ये प्रोएक्टिव है, डिस्कशन ही नहीं है, ये रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? आपको कैसे मालूम पड़ा ये रिएक्टिव है? हल्दीराम, आपने कब छोले समोसे बनाए? ओके, आपने पहले से सोच के बनाए क्या? तो ये प्रोएक्टिव, तो सेकंड उड़ा दो। तीसरा पॉइंट, क्या ये फ्रेमवर्क का डिस्कशन चल रहा है? नहीं, फ्रेमवर्क मतलब स्टेप्स करना।
ओके कौन से मार्केट में क्या वो डिस्कशन ही नहीं है, वो प्रोएक्टिव प्लानिंग में, यानी पहले तीनों है ना प्रोएक्टिव के हिसाब से रखिए। चौथा सिनेरियो क्या था मेरे को बताओ, फेस द फ्यूचर में मैंने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट कुछ भी रहेगा उसके हिसाब से देखो। क्या ये मार्केट की अपॉर्चुनिटी का डिस्कशन चल रहा है? नहीं, ये रिएक्टिव चल रहा है डिस्कशन। तो ये फेस द फ्यूचर का भी लॉजिक, ये सबको समझा क्या? फेस द फ्यूचर का लॉजिक क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा फेस द फ्यूचर का लॉजिक? अपॉर्चुनिटी का थोड़ा ना डिस्कशन हो रहा है, अपन ये सोच रहे हैं कॉम्पिटिटर को अपन कैसे मात देवे। तो मैं कौन सी स्ट्रेटजी बना रहा हूं, रिएक्टिव या प्रोएक्टिव? तो इट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कब होती थी? एग्जांपल बोल रहा हूं, एक ओफू दे रहा हूं, सुनो। ओफू, अच्छा ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सुनो, कान खुले सुनो। ओके मैं बोल रहा हूं आज के डेट में मार्केट में पब्लिक कॉन्शियस हो गई है बिकॉज ऑफ गट हेल्थ। गट हेल्थ मतलब तुम्हारा इंटेस्टाइन के ऊपर तुम बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हो। ओके हेल्थ कॉन्शियस हुए, पर गट हेल्थ की वजह से आप दही का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करने लग गए, और उसकी वजह से उस कंसल्टेंट ने बोला कि दही समोसा निकाल या दही छोले निकाल। अब कॉन्सेप्ट आएगा आपका, ओके स्पेस द फ्यूचर। कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का लॉजिक मैं बोल रहा हूं, देखो आप समझो। ओके क्यों अपन एम्फेसाइज कर रहे हैं? अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आता बेनिफिट्स ऑफ एसएम, मेरे को बताओ इधर बैठा हुआ कोई भी बंदे को लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर प्रॉब्लम यह है जब वो केस स्टडी बेस्ड आ गया और उसमें से सिर्फ आपको एक अप्लाई करना है, तो आपको लॉजिकली उसी वे से सोचना है जिस वे से वो एग्जामिनेशन वाला सोच रहा है। अगर आप उस वे से नहीं सोच पाए तो गए। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन पढ़ लोग समझ में, सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अच्छा ओके मैं ऐसा बोल रहा हूं भाई यार दही का कंजम्पशन ज्यादा हुआ इसीलिए मैंने आपको ये सजेशन दिया। तो आपका पॉइंट आ गया चौथा पॉइंट, फेस द फ्यूचर में मैंने आपको क्लियर समझाया है क्या ध्यान में रखने का, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स उसके बेस में ध्यान रखना है, लेकिन मेनली अपॉर्चुनिटीज। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। ठीक है तो मेरे को बताओ क्या ये जो मैं अभी छोले समोसे का बता रहा हूं क्या इसमें ही काम का है? नहीं गया। अच्छा ओके पहले ना छट्टा निकालो, छट्टा काम का है क्या? इधर ये लॉन्गिट्यूडी का क्या डिस्कशन चल रहा है? इधर बिजनेस की ठुक गई है। लॉन्गिट्यूडी तो स्टार्टिंग में होता था, तो ये लॉन्गिट्यूडी उड़ गया। अब मेरे लिए सिर्फ दो चीज है, और ये दो में कंफ्यूजन है। कौन सी दो में कंफ्यूजन है? एक है कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म और एक रहेगा कोर कॉम्पिटेंसी। क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा है? अच्छा मेरे को एक चीज क्लियर बता दी है। ओके अपन अभी अपने मॉडल में बैठते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से नाउ एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल नाउ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ पहले ये समझा क्या मैंने 5 क्यों उड़ाए? 5 क्यों उड़ाए समझा? क्या ये 5 के लिए दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते क्या दिमाग से, जिसका मैंने एग्जांपल समझा है? तो लॉजिक आपको लगाना पड़ता। ओके अब क्वेश्चन ये है 5वां नहीं तो 7वां। कितने जन बोल रहे हैं 5वां? अच्छा कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, मैक्सिमम क्राउड इज ऑन 5th। ओके यानी बचा हुआ बैलेंस मैं क्राउड समझ रहा हूं 7वां, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। इसके अलावा कोई बेनिफिट है तो तू बता जो मुझे नहीं मालूम है। ओके तो मैं समझ रहा हूं तो मतलब मैक्सिमम 5 को वोट गया है, 7 को वोट नहीं मिला है। अच्छा 5वां का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या था? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म गलती हुई है उसके अगेंस्ट ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें बचाएगा। यानी ऐसा हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करो, प्लीज इसका इंटरप्रिटेशन समझो, इसीलिए इंटरप्रिटेशन मैटर कर रहा। सुनिए लास्ट लाइन। ओके सर अगर आप गलती को अवॉइड, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है अगर आप गलती को अवॉइड करना चाहते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप गलती को, तो भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करो। आप भविष्य में गलती नहीं करना चाहते हो, आप भविष्य में गलतियों से बचना चाहते हो, और जो आपको कॉस्टली पड़ सकती है वो बचना चाहते हो। ओके उसके अगेंस्ट कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट। यानी अगर अपन इंटरप्रिटेशन करें इस आंसर का, 5वें पॉइंट का इंटरप्रिटेशन करें, अगर खाली मैं कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ूं तो मेरे लिए तो भाई आंसर तो भाई हाँ ठीक है भाई यार डिफेंस कर रहा है मुझे, लेकिन ये डिफेंस ऐसे नहीं कर रहा है। डिफेंस कैसे कर रहा है मालूम है क्या? ये बोल रहा है इट विल हेल्प टू अवॉइड ओके क्या मिस्टेक्स। मैं एकदम इजी वर्ड लिख रहा हूं, मिस्टेक, यानी मिस्टेक करने से मुझे बचाएगा, ये मिस्टेक करने से बचाएगा। सर व्हाट इफ मिस्टेक हो गई? मेरा क्वेश्चन है क्या मिस्टेक हुई आपसे? जो मैंने अभी आपको छोले समोसे को बताया एग्जांपल, क्या मिस्टेक हुई आपसे? क्या मिस्टेक हुई आपसे? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वर्क हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है मिस्टेक क्या हुई है? मिस्टेक क्या हुई? मेरा क्वेश्चन ये है। मैक्सिमम ऑनलाइन में भी सब लोग 5 को ही वोट दिए। वाह 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 बढ़िया, 5 को वोट दिए।
मेरे को बताइए मिस्टेक क्या हुई है? R&D नहीं किया। अबे ऐसा तो फिर तो कोई भी मिस्टेक कुछ भी बोलेगा। पैकेज फूड का एक्सपीरियंस नहीं था, पर क्या ये मिस्टेक्स है? मिस्टेक्स मतलब क्या होती है, मेरे को ये चीज बताइए। गलती हो गई, गलती कब मानी जाती है मालिक? तो मेरा मैडम मेरे को बताओ, अगर हल्दीराम के पास कस्टमर ज्यादा गए तब तो मैंने रिएक्ट किया ना। अब मेरे को बताओ हल्दीराम के पास कस्टमर क्यों गए? मेरा क्वेश्चन है, गलती हुई मेरे से? क्या मजाक कर रहे हो? मां कसम मैं बोल रहा हूं, तो तांडव करेगा, ऐसा तांडव करेगा ना, हिल जाएगी इधर की धरती। मेरे को बताओ हल्दीराम के पास क्यों गए सालो चोमू लोग? तुम क्या गलती हुई थी मुझसे? मैंने कहीं पर ऐसा बोला मेरे छोले में नमक कम था, टूथपेस्ट में डाल दिया मैंने वो, सॉरी पांचर जो, सॉरी पांचर जोक था। ओके, यानी छोले से निकाल के मैंने टूथपेस्ट में नहीं डाला भाई। ओके, पांचर जोक था। लेकिन मेरे को बताओ क्या मैंने ऐसे बताया मेरी गलती हुई है? नहीं, गलती तो बताओ मेरे को। ओके, आप बोलोगे सर आपने एनालाइज नहीं किया हल्दीराम को। अरे ऐसा तो फिर तो कोई, मेरे को बताओ, यही तो मैं सिखा रहा हूं आपको। मार्केट को डिटरमाइन अगर मैं पहले दिन से कर पाता तो क्या ही बात होती, फिर रिएक्टिव स्ट्रेटजी लगती ही क्यों थी? ओके, तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म कब करने का मालूम है क्या? जब मेरे से कुछ गलती हुई और उसकी वजह से तू किसी और के पास गया। मेरा क्वेश्चन, मेरा पॉइंट समझो। अगर मैं आपको ये बोलता हूं छोले समोसे बना रहा था, समोसे और छोले भटूरे बेच रहा था और भटूरे की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही थी, कंप्लेंट बहुत सारी आई और उसके बाद वो कंप्लेंट की वजह से पब्लिक शिफ्ट हो गई कहां पर? हल्दीराम। अब मैं अभी डिसाइड कर रहा हूं कि भाई क्या करना चाहिए मेरे प्लानिंग में। अब इस केस में आप गलती को कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ओके, सवाल ये है, ओके, यहां पर कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप ठोकोगे, ओके, आपके लिए गलती हो जाएगी, ये आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है। अब सवाल उठता है सर लास्ट वाला आंसर कैसे आता है? आप मेरे को बताओ। मेरा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में क्या लाइन बोली थी? सुनो वापस, चाहिए तो वापस बैकअप जाके घर पे देखना यूट्यूब पे। मैंने लास्ट में बोला था छोले समोसे बेचना चालू किए और सक्सेसफुल हुए। ओके, वापस चाहिए बैकअप देखना, मैं बोल रहा हूं। इसीलिए आपने उस पर एम्फसाइज नहीं किया, इसलिए मैंने उस पर भी एम्फसाइज नहीं किया, क्योंकि मैं वही समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला मैंने आपको? छोले समोसे बेचना चालू करने बोला आपने, मैंने बेचे और मैं क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल हुआ मतलब मुझे क्या मिला, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने का कारण क्या हुआ? इसीलिए 7वां पॉइंट, आपको हर एक एलिमेंट को कवर करना पड़ेगा केस स्टडी में। अब मेरे को बताओ, आपको अगर लग रहा होगा कि 50 मार्क ऐसे बैठे बैठे मिलेंगे, तो बस आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी आप हो सकता है इसमें कोई डिबेट हो कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि सर ये पॉइंट पे है, पर फिर मैं आपको ये सजेशन दूंगा, वापस बैकअप घर पे जाके देखो, मेरा लेक्चर वापस रिप्ले करो, जो भी टाइम पे है उस टाइम पे देखो। मैंने ये लास्ट लाइन क्लियर बोली, बस मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो हाईलाइट करता तो तुम्हारे दिमाग में आता, मेरे को लाना ही नहीं था वो। ओके, क्योंकि लास्ट लाइन क्या बोली मैंने क्या बोला? आपने सजेशन मुझे क्या दिया, क्या करने के लिए बोला? छोले समोसे। अगर इधर ही अंत हो जाता क्वेश्चन का, इधर ही अंत होता, शायद मैं कुछ दूसरा आंसर देखता, लेकिन मैंने क्या बोला? छोले समोसे करने के बाद मैं सक्सेसफुल हुआ। अब सक्सेसफुल हुआ इसका मतलब हल्दीराम का मार्केट मतलब मेरे पास आ गया वापस, इसका मतलब मुझे क्या मिला? नहीं, क्या मिला? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और मैंने क्या डेवलप की? कैसे कोर कॉम्पिटेंसी? क्योंकि मेरे छोले का एक्सपर्टाइज था ना रे, इसलिए मैंने कुछ अलग से स्नैक्स लाया। एंड दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? एवरीबॉडी 7 पॉइंट पक्का क्लियर? ठीक है, बाकी अपन क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते करते अपने को झेपेगा, लेकिन लॉजिक बैठा क्या? एक क्वेश्चन समझा दिया, क्लियर ना? ठीक है मालिक। ओके, क्लोज कर सकते हैं अपन इस आंसर को। ठीक है, 2 आंसर फटाफट रिपीट मारिए, तीसरे पे जाता हूं। यानी आप देख लो, एक तो पॉइंट हो गया रटने का। रटना मतलब समझा, रटना याद है। अभी मेरे को बताओ, मैं बोलूं एडवांटेज बताओ, कितने पॉइंट है? 7। ये याद हो गया, ठीक है, पर ये याद रखने से आंसर एप्लीकेशन नहीं आएगा। एप्लीकेशन और बेहतर कैसे होगा सर? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। जब तक अपन इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक अपना ये बेस्ट नहीं होते जाएगा। और आज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ, और ये क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद अभी आपका दूसरा क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, आई एक्सपेक्ट। ओके, जो कल अपन डिस्कस करेंगे। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है, ओके, एक बार रिपीट मार दीजिए फटाफट। 7 पॉइंट। पहला क्या देता है? डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट मुझे क्या मिलता है? प्रोएक्टिव। 1 2 3 4 5 फ्रेमवर्क। चौथा मुझे क्या करता है? फेस द फ्यूचर, पर उसके अंदर क्या याद रखेगा? अपॉर्चुनिटी।
रटना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एवरीडे क्लियर? पांचवा पॉइंट क्या है? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मेरे बिजनेस को लंबा करता है, लॉन्जिटिविटी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरी, क्या डेवलप करता है? कोर कॉम्पिटेंसी। एंड क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भारत माल की जय, दीपक है मालिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। कितने पॉइंट का ऑब्जेक्टिव है? 2। कितने पॉइंट है एडवांटेज के? 7। एंड लास्ट पॉइंट आता, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ एसएम। मैं डिसएडवांटेज वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, लिमिटेशन। मैं आपको बता दूं लिमिटेशन और डिसएडवांटेज में फर्क क्या है। लिमिटेशन, अब दुनिया की जो ताकत चाहिए उखाड़ लो, लेकिन इसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। अगर डिसएडवांटेज बोलता ना मैं, तो शायद इसमें से कोई एक बंदा होता जो शायद रिसोर्स लगा के उसको इंप्रोवाइज कर देता, और डिसएडवांटेज को किस में कन्वर्ट कर देता? एडवांटेज। मैं डिसएडवांटेज बोल ही नहीं रहा हूं, मैं लिमिटेशन बोल रहा हूं। पहला लिमिटेशन, बुक में जाने के पहले पहला लिमिटेशन, एकदम तोड़ लिमिटेशन। मेरे को बताओ, क्या एनवायरमेंट स्टेबल है क्या? ओके, और क्या एनवायरमेंट आपके हाथ की बात है क्या? ठीक है, एनवायरमेंट 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कौन सा एनवायरमेंट आपके हाथ का है? इंटरनल। कौन सा एनवायरमेंट आपके हाथ का नहीं है? क्या गवर्नमेंट आपके हाथ में है क्या? क्या सप्लायर्स आपके हाथ में है क्या? नहीं, सप्लायर्स की बात कर रहा हूं, सप्लायर्स मेरे हाथ में। ओके भाई साहब, बहुत मुश्किल है अनलेस अंटिल आप बहुत बड़ा डीमार्ट जैसे ना हो। अगर डीमार्ट जैसे हो, सप्लायर उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि डीमार्ट कितना वॉल्यूम में बेचता है। ओके, यानी आपको वो बनना पड़ेगा तब सप्लायर आपकी मुट्ठी में आएगा। एल्स वाइज हर जन के लिए सप्लायर अपनी मुट्ठी में नहीं रहता, नहीं रहता भाई। गवर्नमेंट, सप्लायर मन किया तभी भाव बढ़ा देगा, गवर्नमेंट मन किया तभी टैक्स चेंज कर देगा, गवर्नमेंट मन किया तब पॉलिसी चेंज कर सकता है भाई। ओके, अब क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट को भी मुट्ठी में नहीं रख सकते? मैं कुछ मुट्ठी में नहीं बोल रहा, मतलब मुट्ठी गलत हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम हाथ, मतलब रोल, समझ रहे हो ना? अरे, और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर इधर कोई बैठा हुआ बोल रहा है सर ये तो अदानी अंबानी, मेरा और मेरे भाई का कभी कभी डिबेट होता है, बहुत बड़ा डिबेट होता है, कंट्री को बेच दिया, कंट्री ऐसा, ये अदानी ऐसा डिस्कशन होता है। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, मारामारी नहीं होती हमारी। ऐसा तेरी तुम्हें आता है, ऐसा डिस्कशन नहीं होता है। पर ऐसा डिस्कशन हुआ कि भाई यार तू अदानी, मेरे को बताओ क्या गलत है इसमें? ओके, कौन सी गलत बात है? तुम ये बोल रहे भाई ये, अरे भाई बिजनेस मॉडल है। ओके, क्या ये 25 साल पहले जब कांग्रेस था तब नहीं होता था? होता था, कंपनी दूसरी थी। बस अभी सोशल मीडिया की वजह से तुम और मैं, जो अपने यंग एज वाले बंदे हैं, ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। आज से 25 साल पहले, ओके, जब मेरा वोटिंग राइट भी आया था ना, तभी मेरे को 25 नहीं 20 साल, सॉरी 20 साल, ओके, नहीं 40 साल कह रहे, वोटिंग राइट 20 साल, मतलब 18-19 साल के रेंज में आया है अपने को। वोटिंग राइट जब आया था ना, तभी मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। ठीक है भाई, अपने को खाली 18वें साल का उम्र का लिहाज था, समझ रहे ना? 18वें साल, नया नया मैं फील आ रहा था, वोटिंग दे सकता हूं मैं, और वो पहला वोटिंग। तभी तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, प्लीज वोट वोट। ओके, ऐसा ये भी नहीं था ना। तो फिर सर पहली बार वोट किए, किसको वोट दिए? मन किया उधर गए, अब्बा डब्बा चब्बा। सीरियसली, क्योंकि अपने को लोकल अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है उसमें कौन सा, वो भी नहीं आइडिया है भाई, आज भी नहीं है। पर आज अपना लीडर मालूम है भाई, इसीलिए उसके हिसाब से मैं उसको वोट कर रहा हूं। लॉजिक वैसे होता है। तो अब नहीं, वापस आई एम नॉट इन डिस्कशन, प्लीज मेक इट श्योर, हेल्दी पॉलिसी अगर मैं बात करूंगा, मैं डिबेट करने जा सकता हूं पॉलिसी के ऊपर, लेकिन मैं डिस्कशन अभी अपन वो नहीं कर रहे। मैं क्या बता रहा हूं, तो क्या एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते अपन? कर सकते हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन है रे, गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन है यार, गिनी चुनी। इट इज नॉट सो इजी। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, गवर्नमेंट एनवायरमेंट, ओके, टू कंट्रोल द सप्लायर, टू कंट्रोल द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बहुत मुश्किल। लिमिटेशन ऑफ एसएम, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत चैलेंज है। तो मेरे को बताओ, अगर ये प्रेडिक्ट करना बहुत चैलेंज है, तो पहले 5 बेनिफिट्स वैसे ही घंटा निकल गए। जो आप ये बोल रहे हो कि भाई डायरेक्शन देगा, प्रोएक्टिव देगा, फ्रेमवर्क देगा, ये सब करेगा, कॉर्पोरेट डिफेंस में, अरे ये सब करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनवायरमेंट स्टेबल होना चाहिए। और मालूम है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अब शायद ये चिंता का विषय है अपने लिए। चिंता का विषय किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं मैं, सुनिए। आपको ये लग रहा होगा कि अपन सीए बन जाएंगे, बहुत बार ये डिस्कशन में आता है स्टूडेंट का कि सीए बन जाएंगे, सीए होने के बाद अपना कंपटीशन होगा,
ओके ये बहुत बार होता है, सिनारियो क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे सिनारियो है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कंपटीशन कोई भी सीए के साथ है ही नहीं। आपका जो कंपटीशन है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। आपका और मेरा काम छीनने वाला एक ही है, टेक्नोलॉजी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीए बन जाऊंगा, ओके 4-5 साल, अगले 3-4 साल के अंदर मैं सीए बन जाता हूं और सीए बन के मैं बहुत तोड़ कमा लूंगा, मैं आपको बता रहा हूं 4-5 साल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो जीएसटी रिटर्न अपने आप भर लेगा, जिसके अंदर खाली एक रिव्यू करने के लिए एक बंदा लगेगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो टैक्स ऑडिट करने के लिए सक्षम हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा, क्राइटेरिया। ओके आप इमेजिन करो, आज चैट जीपीटी एंड अदर एलिमेंट, आप पता नहीं कितने कितने इसमें हो, लेकिन अगर देखोगे सारा काम खत्म कर लेगा, तो तुम्हारा और मेरा रोल क्या होगा फिर? ओके तो सर करना क्या है सर, फिर क्या करे क्या घर पे बैठे खाली अमेजन से ऑर्डर करे? नहीं 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 नहीं, ये को छोड़ दो, है ये पॉसिबल ही नहीं है। कौन मेरे को इधर बताओ कितने जने ऑनलाइन बंद कर देंगे? खाली है ना वो 2 मिनट का वीडियो आता है ना ऑनलाइन के, इसमें तुम लोकल की मदद नहीं करते ना, ऐसा ऐसा 2 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर वो जोश आता है, तीसरे मिनट में वापस आप स्विगी और जोमेटो मंगाते हैं। ओके अरे ह्यूमन बिहेवियर है, डोंट वरी, इट इज नॉट एकदम आपको ऐसा, मैं कोई ऐसे कुछ बता नहीं रहा हूं कि आप कुछ आतंकवादी हो। ओके मालूम है ना, अपन ऐसे वीडियो देखते हैं, चाइना से ऑर्डर करना नहीं है, मालूम है ना, वो वीडियो आता है, फिर अचानक आपको मालूम है एक आधा घंटा या 2-4 दिन अपने अंदर जाता है, कोई भी ऑर्डर प्रोडक्ट है चाइना मेड है क्या? नहीं भाई चाइना मेड नहीं लेगा। चौथे 5वें दिन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किधर होता है ये देखना भी बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपना मोटिवेशन, क्योंकि अपन मोटिवेटेड रहते हैं, अपन जाते ना पिक्चर के अंदर, अमरेंद्र बाहुबली, मेरा अंदर बाहुबली आ गया, आधे घंटे बाद अरे मैं अमित तातेड़ी हूं। पॉइंट यही है। तो सर क्या मतलब फिर तो क्या है, एसएम बोलता है मैं क्या करूं? एसएम बोलता है तुम एनवायरमेंट को कितना भी अच्छे से स्टडी कर लो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरमेंट स्टेबल नहीं है। तो मेरे को बताओ पहला लिमिटेशन क्या है, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? तो एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल। फ्लाइट जब जाती है, फ्लाइट जब वो बादल से टकराती है तो वो टर्बुलेंस बोला जाता है। तो टर्बुलेंस, एनवायरमेंट अनस्टेबल है। तो सर फिर एनवायरमेंट स्टडी करने का ही नहीं क्या? मेरे को बताओ बिना एनवायरमेंट स्टडी करके प्रोएक्टिव बनोगे क्या? पर एनवायरमेंट स्टडी तो करना ही पड़ेगा। तो पर पहला लिमिटेशन बताया मैंने आपको, पहला लिमिटेशन मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर, पहला लिमिटेशन क्लियर है करे? दूसरा और तीसरा पांचट लिमिटेशन है। पांचट मेरे को पांचट का कॉन्सेप्ट मेरे को समझाने दो। पांचट मतलब मालूम है क्या? पांचट लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? पांचट लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जो चाहूंगा, मैं जैसे चाहूंगा, प्रॉब्लमेटिक इश्यू आ जाएगा, मतलब पंचायती है। मेरे को ये बताओ, आपको कल मैंने बताया था इंप्लीमेंट करना मतलब क्या करना, याद करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करना मतलब क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा मेरे को बताओ क्या मैंने धंधा बंद कर दिया है? नहीं, यानी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें ऑलरेडी धंधा चल रहा है उसके साथ में मुझे चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। डू यू थिंक ओके इतना चेंजेस को अडॉप्ट करना आसान है? ये लोग यही बोलते हैं। इसीलिए एसएम करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं है मालिक कि आपने स्ट्रैटेजी बना दी और कल के कल इंप्लीमेंट हो गई। आपको ऐसा लग रहा होगा चलो स्ट्रैटेजी बना दी, प्रोएक्टिव, अपन ने एनालिसिस कर लिया, सब कर लिया, मां कसम एक्सपांशन करते हैं, लेट्स एक्सपांड। कैसा? रिसोर्स कहां से आएंगे? ओके रिसोर्स आने के लिए टाइम लगेंगे, तुमको हायरार्की बनाने को टाइम लगेगा। अभी एग्जांपल कल आपको एक एक्सपेंशन का एग्जांपल याद है क्या? मैं कहां पर बिजनेस चालू कर रहा हूं? हैदराबाद। याद आया क्या? अब मेरे को हैदराबाद के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए। मैंने हुली को बोला तू हैदराबाद जाएगा, हुली बोला मैं नहीं जाएगा। ओके जॉब छोड़ दूंगा। प्रेम को भेज सकता हूं मैं हैदराबाद, प्रेम को मैंने हैदराबाद के लिए भेजा, बाई प्रेम को मैंने हैदराबाद के लिए भेजा, प्रेम गया उधर, और उधर के इसमें वो इंग्लिश का प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? मैं आपको यह समझा रहा हूं। जब अपन इंप्लीमेंटेशन कर, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरे को बताओ तब तक क्या करूंगा? फिर वापस नया एम्प्लॉय ढूंढूंगा मैं। नया एम्प्लॉय एक दिन में मिलता क्या रे? नया मॉडल एक दिन में इंप्लीमेंट होता क्या? दूसरा पॉइंट ये लोग बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है मालिक? भारत माता की जय, एवरीडे क्लियर मालिक। तीसरा, अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो इसमें पैसा भी तो ज्यादा लगेगा। कौन सा प्रोसेस है? कॉस्टली। मालिक कॉस्टली क्यों हुआ? एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस करते हैं अपन? 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक्सटर्नल में कौन बताएगा? मैं खुद बताऊंगा।
कौन लगेगा? एक्सपर्ट्स। क्या एक्सपर्ट फ्री में आएंगे? और अगर आपको अच्छा एक्सपर्ट चाहिए तो डेफिनेटली वो महंगा आएगा। ओके, सस्ते में थोड़ा ना आएगा। और इसीलिए ये काम अपन कर सकते हैं भाई, ये अपना रोल है, स्वॉट एनालिसिस करना अपना रोल है भाई। तो तीसरा पॉइंट, ये लोग बोलते हैं कौन सा प्रोसेस है ये? कॉस्टली। आत्मा क्लियर है? एंड चौथा प्रोसेस एकदम कॉमन एलिमेंट है। मेरे को बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ मैं अकेला यूज करूंगा या मेरा कॉम्पिटिटर भी यूज करेगा? मेरे को बताओ कैसे कॉम्पिटिटर यूज करेगा। तो अब मेरे को बताओ स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड की जाती है? ओपन मार्केट में। अच्छा, अपन कल से नया लॉन्च करने का सोच रहे हैं, क्या बोलता है वीडियो? ऐसा अपन दुनिया में बात करते हैं, बंद दरवाजे में बातें होती है। ये जो स्ट्रैटेजी बनती है वो बंद दरवाजे में बनती है। ऐसा लिखना है आंसर तेरा, साले तू कुछ और मत सोच, तेरा आंसर लिखना। स्ट्रैटेजी बनती कौन से दरवाजे में है? बंद दरवाजे में स्ट्रैटेजी बनती है। वैसे देखा जाए तो हाँ, क्या टॉप मैनेजमेंट बैठा रहता है, ओके, उसके सामने, सबके दुनिया के सामने स्ट्रैटेजी बोलेगा क्या? इसलिए दरवाजा बंद करके बैठता। क्या मैंने क्या गलत बोला? सोच भाई, मैं तो कुछ मैं बोला नहीं भाई। मां शिव 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 शिव, भगवान भगवान बचा लेना। लेकिन स्ट्रैटेजी बंद दरवाजे में बनती है। मेरा कॉम्पिटिटर भी तो स्ट्रैटेजी बना रहा होगा, उसका भी तो दरवाजा बंद होगा। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है? स्ट्रैटेजी बनाने के तो यही दिक्कत है, चौथा लिमिटेशन। इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई व्हाट कॉम्पिटिटर इज डूइंग। क्योंकि जो कॉम्पिटिटर करने वाला है, क्या वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करने वाला है? क्या रे? नहीं, आत्मा क्लियर। वो क्या पर करना, वो भी तो बंद दरवाजे में करने वाला है। कॉन्सेप्ट वही है। तो चौथा पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द स्ट्रैटेजी ऑफ होम? कॉम्पिटिटर। अब मेरे को बताओ, अगर उसकी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है तो आपकी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ आने वाला है। ओके, और आपकी स्ट्रैटेजी को वापस क्या रिवीजन लगेगा ही ना, बार बार। कितनी बार रिवीजन करोगे? यही दिक्कत है। वापस अगर रिवीजन करना रहा, क्या आपको लगता है वापस वो कॉस्टली प्रोसेस होएगा? क्या वो टाइम कंज्यूमिंग वापस खाएगा? और रिवीजन जैसे किया वापस एनवायरमेंट चेंज होगा। लिमिटेशन का प्रॉब्लम ही है। सवाल एक है, इतने लिमिटेशन होने के बाद भी क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करना चाहिए? क्यों? ऑप्शन ही नहीं है। देखो मां कसम गोटिया, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कौन दे गोटे? मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि एडवांटेज आर मोर देन डिसएडवांटेज। अभी आप बोलोगे कैसे? क्योंकि इधर 7 है और इधर 4 है, बात खत्म। एवरीबॉडी, तो इधर 7 है उधर 4 है, तो एडवांटेज ज्यादा है, इसलिए एसएम यूज करना चाहिए। ओके, एक ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको आंसर मिल जाएगा ये, बट नेवरदलेस इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक? ठीक है, टू एंड द डे मेरे को फटाफट आंसर दीजिए। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम आर देयर? नाम। ओके, पहला पॉइंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सेकंड पॉइंट गाइड द कंपनी फॉर फ्यूचर। समझ में आया? हाउ मेनी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ एसएम आर देयर? 7। पहला पॉइंट डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क, ओके, क्या शेप द फेस द फ्यूचर। इसके बाद एक अपने आप को बचाता है शील्ड, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, लंबा जाएगा, लॉन्गिटिविटी। एंड लास्ट मेरा क्या दिखेगा? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड पॉइंट, ओके, टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा कॉस्टली, एंड चौथा इट इज डिफिकल्ट टू, क्या? इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर। आत्मा क्लियर? ठीक है, इसके पहले मैं एक 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट आप पैक कर लीजिए। आपका पूरा मतलब जितना जान लगानी है लगा लीजिए पैकिंग में। ओके, कल क्या लेके आओगे? वॉल्यूम 2 भी क्वेश्चन बैंक लेके आना मालिक। ओके, पहला पॉइंट, आपने पहला डेफिनेशन कौन सा किया? स्ट्रैटेजी। दूसरा डेफिनेशन कौन सा किया? मैनेजमेंट। ये दोनों डेफिनेशन एक बार रीड करके इग्नोर वाले कॉन्सेप्ट है। तीसरा डेफिनेशन कौन सा किया? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चौथा क्वेश्चन कौन सा किया? ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा क्वेश्चन कौन सा किया? एडवांटेजेस। छठा क्वेश्चन कौन सा किया?
तो मेरे को बताओ अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन किया अपने चैप्टर 1 से? 6। पहला मैनेजमेंट, चेंज कर रहा हूं सीक्वेंस थोड़ा सा। पहला मैनेजमेंट के कितने डेफिनेशन थे? 2। दूसरा स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत पंचायती की अपन ने, स्ट्रैटेजी के ऊपर ही फुल पंचायती की अपन ने, कितनी लेवल की स्ट्रैटेजी है वगैरह 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 डिस्कशन। ओके, और स्ट्रैटेजी को डेफिनेशन वाइज मैंने कैसे डाला था? इट इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड, 3 चीजें, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। क्या क्या? डिजायर्ड, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। याद आया ना मालिक? तो उसके बाद स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए, पार्टली होनी चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए। स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस नहीं हो सकती। ओके, फ्लॉलेस नहीं हो सकती, बरोबर बोला ना मैंने? क्या स्ट्रैटेजी रिप्लेस करती है मैनेजमेंट को? नहीं। क्या हमें अलर्ट मैनेजमेंट की जरूरत है? ये सब पंचायती अपन ने बीच की डिस्कशन की है। तीसरा डेफिनेशन अपन ने डिस्कस किया एसएम का, और एसएम के अंदर कितने क्वेश्चन क्लोज किए अपन ने? 3। कौन से? 4 कौन से क्लोज किए? 3। कौन से? ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो आप खाली कल ये करके आओ। सब कल का क्लास के एजेंडा मैं आपको खाली बता देता हूं। ओके, सबसे पहले कल मैं ये फटाफट मैं रीड करने वाला हूं। ओके, तो आपको रीड करना नहीं करना आपका चॉइस है। मैं क्लास में करने वाला हूं, मेरा टाइम जाएगा उसमें रीड करने में, क्योंकि मुझे क्या करना है वो हाईलाइट करवाना है। फिर जिधर जिधर मेरे को कुछ एग्जांपल लिखना है वो लिखाऊंगा मैं, और उसके बाद अपन नोट्स में लिखने जाएंगे। कौन से वाले नोट्स में? क्वेश्चन बैंक। एवरीबॉडी क्लियर? सी यू टुमारो। हस्ता ला विस्ता। तोड़ मालिक क्या है? तोड़ है तू, तेरी जिंदगी तोड़ है। वॉल्यूम 2 नहीं मिली। अच्छा, जिसको वॉल्यूम 2 नहीं मिली होगी, मैं कल टेलीग्राम पे डाल दूंगा पूरी वॉल्यूम 2, डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन पढ़ लो, 1-2 पेज प्रिंट निकाल लेना, तब तक आ जाएगी बुक कुरियर हो जानी चाहिए। ये तो कंफर्म क्लियर है मालिक। मेरे को दिख नहीं रहा है ब्रो उसमें। अरे मैं दिख रहा हूं सब में। भाई बोलो ना मालिक। कल के 1 सेकेंड है, कल के पॉइंटर्स बाकी थे। अरे वो पॉइंटर्स मैं लिखाऊंगा कल के पॉइंटर्स में 4 पॉइंटर्स है, 3 पॉइंटर्स और है, मैं लिखाता हूं ऋषभ कल। इसलिए तो मैंने बोला ना बुक ये दोनों लानी है, हैंड रिटन नोट्स भी लाना है। बोलिए मैडम।